नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको केस टेकिंग के रिलेटेड कुछ नई जानकारियां दूं मैं, और बहुत सारे जो लोगों को मन में डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करूं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं केस टेकिंग से रिलेटेड, और जब मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है उसके दौरान मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए कि जो वो उन्होंने पहले जो भी डॉक्टर को दिखा रहे थे, उनका होम्योपैथिक में कंसल्टेंसी चल रहा था, तो उन डॉक्टरों ने भी उनका केस टेकिंग किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप भी कंसल्टेशन कर रहे हैं, वो भी कंसल्टेंसी ले रहे थे, डिटेल केस टेकिंग किया था सर आपने, लेकिन उन्होंने जो दवाइयाँ हमें लिखी थी वो काम नहीं किया कुछ भी। तो उन्होंने ये बोला, जो पेशेंट से मुझे कॉल किया था उन्होंने ये कहा कि सर, इतने केस टेकिंग करने के बावजूद, मतलब कई सालों पुराने से लेकर अभी तक पूरा इतनी गहराई से पूछते हैं, इतने डिटेल्स में पूछते हैं, फिर भी दवाई देते हैं, काम नहीं करता, ऐसा क्यों सर? ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है। तो उसके बारे में मैं कुछ खास चीजें आपके अभी बताने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। वो चीज जानना बहुत जरूरी है कि केस टेकिंग तो लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं केस टेकिंग, फिर भी दवाइयां असर क्यों नहीं करती। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं वीडियो बना भी चुका हूं कि अगर आपको एक परफेक्टली रेमेडी का सिलेक्शन करना है मोस्ट सिमिलिमम, तो सिर्फ केस टेकिंग से काम नहीं बनता। अपार्ट फ्रॉम केस टेकिंग के अलावा आपको ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जो मिला जुला कर आपको करना पड़ता है। जैसे कि केस टेकिंग के बाद इवोल्यूशन होना चाहिए, कौन सा सिम्टम्स ज्यादा प्रॉब्लम है, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरा नंबर पर, वो चीजें जानना भी बहुत जरूरी है। आप तभी इवोल्यूशन कर पाएंगे जब आप गहराई से केस टेकिंग में की गई उन तमाम सिम्टम्स को गहराई से सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, और पेशेंट के साथ दिल से इंटरेक्शन करेंगे। उसको कौन सी तकलीफ सबसे ज्यादा है, वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है, साइकोसोमाटिक है या फिजिकल है, वो तमाम चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ केस टेकिंग करके किसी का हिस्ट्री पूरा A to Z ले लेने से वो काम खत्म नहीं हो जाता। बहुत सारा उससे काम शुरू होता है। केस टेकिंग से आपका काम शुरू होता है, और बहुत ही जो कठिन काम है वो आगे बढ़ने वाला है। केस टेकिंग के बाद आपका जो इवोल्यूशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक प्रोसेस वही होता है। आपको उन केस टेकिंग के दौरान मिले हुए सिम्टम्स को सजाना पड़ता है। वो इवोल्यूशन जो होता है, आपको पता चलता है कि उनमें से कौन से सिम्टम्स को हम रखें और कौन से सिम्टम्स को हटा दें। ये एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ये डॉक्टर्स को चाहिए कि वो उन तमाम चीजों के बारे में गहराई में सोचे, तभी जाकर हम एक मेडिसिन सिलेक्शन करने का जो भी प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ पाए। अगर हम गलत तरीके से कुछ चीजों को इवोल्यूशन करेंगे तब नहीं हो पाएगा, आप कितने भी डिटेल में केस टेकिंग क्यों ना करें। अब केस टेकिंग की बात बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि सर, हर केस में केस टेकिंग करना जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हर केस में आपको केस टेकिंग नहीं करना है। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में ये बता भी दिया है कि जो भी क्रॉनिक केसेस है, जो भी क्रॉनिक केसेस है और क्यूरेबल क्रॉनिक केसेस, ध्यान से सुनिए, क्रॉनिक केसेस और क्यूरेबल क्रॉनिक केसेस, उनमें ही आपको केस टेकिंग जरूरी पड़ता है। अब कोई आदमी है 75 ईयर से 80 ईयर से, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, उसको किडनी प्रॉब्लम भी है, लीवर प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी है, उसको माइंड का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, स्किन डिजीज है, न जाने कितने प्रॉब्लम है। उस केस में आपको केस टेकिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। केस टेकिंग एक ऐसा चीज है जो आपको बीमारी के क्योर करने की मदद करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, फैक्टर्स होते हैं जो केस को इनक्योरेबल करती है। उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है 60 के बाद, जहां पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक सिंड्रोम पैदा करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, उनको आप क्योर नहीं कर सकते। वो वहां पर केस टेकिंग करने का कोई फायदा नहीं है। उससे बचपन से लेकर अभी तक सारे सवाल पूछ के उसके दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आप मदर टिंचर से लेकर लोअर पोटेंसी से शुरुआत कर सकते हैं। उसके जो भी प्रॉब्लम है, अलग अलग डिजीज के लिए
एक दो मेडिसिन सिलेक्शन करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको 10 बीमारियां हैं तो 10 दवाइयां आप दे दें। सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है उसका टॉप 2 से 3 मेडिसिन आपको सिलेक्शन करना है और उसको कंटिन्यू करना है। उसके रिलीफ हो जाने के बाद फिर अगला जो कंडीशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगला जो स्टेप है इवोल्यूशन के बाद वो है आपका रिपोर्टराइजेशन, रूब्रिक सिलेक्शन। रिपोर्टराइजेशन आप देखेंगे कौन सा प्रॉब्लम उसके ज्यादा है, उसके अनुसार आपको रूब्रिक सिलेक्शन करके दवाइयां मेटेरिया मेडिका में कौन सा ज्यादा इंडिकेट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। आज सुबह मुझे एक कॉल आया था रिलेटेड टू नजल पॉलिप। नजल पॉलिप में एक हमारे महिला है दिल्ली से, उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ के एक नामी दामी डॉक्टर हैं जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर नजल पॉलिप। 1 साल से 1.5 साल उन्होंने दवाई खा ली लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कम ही नहीं हो रहा। और अभी उनको एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा था आपने केस टेकिंग करके डिटेल्स लिया था क्या कोर्स? तो उन्होंने कहा हाँ लिया था। उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में पूछा था। तो मैंने बोला आप क्या क्या दवाई दी थी? तो उन्होंने मुझे फोटो भेजा, सारे पेटेंट मेडिसिन थे, सारे पेटेंट मेडिसिन और बायोकेमिक मेडिसिन थे। कुछ एक दो पोटेंसी मेडिसिन थी वो भी 200 पोटेंसी में, जो उनको रिपीट करने को बोला गया था। अब मैं कितनी बार ये वीडियो में बता चुका, आप बोलिए कि एक इंसान, एक डॉक्टर जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर है, वो केस टेकिंग करता है, इवैल्यूएशन भी करता है, सब जानता है, लेकिन जब प्रेस्क्राइब करता है तो पेटेंट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन कर सके। उसको पता ही नहीं कि इवैल्यूएशन कैसे करना है, रिपोर्टराइजेशन कैसे करना है, फाइनली जो मेडिसिन आउटपुट है उसको क्या क्या निकलता है, उसमें से कौन सी दवाई उसको सिलेक्शन करके दे ताकि एक्यूट केस में क्रॉनिक केस के डिफरेंस में उसको मतलब उसका रिलीफ मिल सके। तो हड़बड़ाहट में उसको अपने ऊपर ही शक हुआ, शायद मैं जो दवाई दूं उसको ठीक होगा कि नहीं, पेटेंट प्रेस्क्राइब कर दी उसको। सारी दवाइयां जो उन्होंने दी थी पेटेंट मेडिसिन थे। तो अब ऐसे बताइए पेटेंट मेडिसिन से किसका भला हुआ है? थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है कि किसी किसी लोग को, लेकिन बीमारी का क्योर नहीं होता। तो जब मैंने उनसे बात की केस टेकिंग के दौरान तो उन्होंने बोला था हाँ उन्होंने भी केस टेकिंग किया था लेकिन दवाई बहुत दी, 1-1.5 साल मैंने खाया, कोई फायदा नहीं। तो प्रॉब्लम यही है। बहुत सारे लोग किसी और सज्जन ने 3 दिन पहले हमको कॉल किया था, बोले कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उन्होंने उनका दवाई चल रहा है 2 साल तक, सारी दवाइयां उन्होंने ले ली है, न्यूफाल्यूटियम, लाइकोपोडियम, नाक्सोवोमिका और एग्नस कास्टस, स्टाफिसाग्रिया, क्या क्या दवाई उन्होंने ले ली, सारा मतलब 30 से लेकर 200 से लेकर 1 तक सारी दवाइयां उन्होंने खत्म कर ली है। जब मैंने उनका केसिंग किया और उनको लाइकोपोडियम 200 का 2 डोज लेकर 15 दिन वेट करने को बोला तो सज्जन ने कहा सर आपने जो दवाई बताई वो पहले ले चुका हूँ, सालों साल कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 तक मैंने ले ली है, आपने वही चीज का रिपीट किया है। मैं बोला हाँ, प्रॉब्लम ये है कि लोग दवाइयां भी जानते हैं, केस टेकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वेट नहीं कर सकते। 1 या 2 डोज लेकर आप अगर वेट नहीं करेंगे, हड़बड़ाहट में दवाई का चेंजेस कर लेंगे या अचानक से एक के बाद एक कई दवाइयों का चेंजेस करेंगे तो कोई एक्शन नहीं आएगा, दवाइयां परफेक्टली काम नहीं करेगी। सच बात बता रहा हूं। अगर एक परफेक्टली सिलेक्टेड रेमेडी आपने सिलेक्शन किया है, चूज किया है, उसको अप्लाई करने के बाद आपको 15 दिन से 1 महीना इंतजार करना पड़ता है। अगर वो गलत दवाई है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपने अगर सही परफेक्टली दवाई सिलेक्शन किया है तो वो डेफिनेटली काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, ना करने का सवाल ही नहीं होता। तो अब ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। उसने केस टेकिंग तो ले लिया, पूरा डिटेल्स ले लिया उसने पेशेंट का, उसका पूरा हिस्ट्री जान लिया, उसका मूवी देख लिया, पूरा पलट के उसका इतिहास का पन्ना, उसको मजा आया, बहुत मजा आया, किसने क्या क्या किया है अपनी जवानी के दिनों में, वो तमाम चीजें पूछने का मजा आता है ना। डॉक्टर, कुछ डॉक्टर होते हैं उसने कितना अफेयर था, कितने गर्लफ्रेंड बनाए रखे थे, गर्लफ्रेंड का कितना बॉयफ्रेंड था, ये सभी पूछते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलूं, अभी डॉक्टर के पैसे को उन लोगों ने मजाक बना दिया है, न जाने क्या क्या चीज पूछे। कुछ तो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो हमारे औरतें महिलाएं होती हैं उनका गायनिक प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक पूछते हैं, क्या बताएं। सच में अभी का अभी एक परफेक्ट रेमेडी सिलेक्शन कर लेंगे और उसका क्योर कर लेंगे।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है। हर एक पेशेंट को हमें पूरे दिल से देखना है, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको नजर रखते हुए एक परफेक्टली केस टेकिंग करने के बाद इवैल्यूएशन, फिर रिपोर्ट राइजेशन, रूब्रिक सिलेक्शन और प्रेस्क्राइब जो करते हैं, पूरा ध्यान रख के करना होगा कि हर पहलू पर हमने बारीकी से जांच किया है कि नहीं। उस पेशेंट को हमने दवाई तो दे दी, लेकिन उसको रिलीफ मिल रहा है कि नहीं एक्यूट कंडीशन में, सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है। आप सब करेंगे प्रोसेस, लेकिन अंत में अगर आप पेटेंट मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे जो कि आजकल जोरों से चल रहा है, वो नहीं होगा। होम्योपैथी अंत में बदनाम ही होगा, कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। सच बात बता रहा हूं। तो केस टेकिंग कोई खेल नहीं है, हर कहीं पर इसको खेला नहीं जा सकता, ये जान लीजिए। केस टेकिंग सिर्फ क्रॉनिक क्योरेबल केसेस के लिए होता है जो आप क्योर कर सकेंगे, और इसमें डिजीज क्योर हो सकता है कि नहीं उसका भी बहुत सारा फैक्टर्स है। इसका वीडियो भी मैंने बना लिया है, आगे भी इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संतोष आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, और आने वाले वीडियोस में और भी अच्छी जानकारियाँ आपको दूंगा, और भी बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स है आपके सामने पहुंचाऊंगा। वो राज जो भी अभी तक छुपा पड़ा है आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, ताकि आने वाले दिनों में होम्योपैथी के फ्यूचर साइंस बन के खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।